हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा ये टॉपिक है वाष्प दाब का अवनमन, जो कि विलयन चैप्टर का 5वां वीडियो है। इसमें हम समझेंगे कि वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वाष्प दाब आखिर होता क्या है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि वाष्प दाब आखिर होता क्या है। तो देखिए, कोई भी अगर विलायक है, ऐसे हम मान लेते हैं ये बर्तन है कोई, और इसमें क्या भरा हुआ है? वाष्प दाब। वाष्प दाब कर रहा हूँ, द्रव भरा हुआ है। ठीक है। अब ऐसे भरा हुआ है तो ये जब वाष्प बनेगा तो यहाँ से सतह पे क्या होगा? मान लीजिए यहाँ से, ठीक है, ये सतह हो गया जल का, चाहे कोई भी विलायक हो गया उसका सतह। अब यहाँ से क्या होंगे? वाष्प बन के बाहर की तरफ जाएंगे। ठीक है। अब जब जाएंगे तो नीचे की तरफ ये सतह पर एक दाब डालेंगे वाष्प, नीचे की तरफ। तो उसी को बोलते हैं वाष्प दाब। ठीक है, समझे वाष्प दाब क्या होता है? कि जब कोई विलायक होता है, ठीक है, वह वाष्प में बदलता है तो अपनी सतह पर एक दाब डाल, उसे हम बोलते हैं वाष्प दाब। अब वाष्प दाब में अवनमन का मतलब होता है कमी। अब इसी में कुछ हम मिला देंगे, कोई भी विलेय पदार्थ मिला दिए जो कि अवाष्पशील हो, तो क्या होगा कि अब ये क्या होंगे? वाष्प बन के जा नहीं पाएंगे। तो जब वाष्प का बनना कम हो जाएगा तो ये इसकी सतह पे दाब भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। उसी को बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या होता है, विलायक में विलेय पदार्थ मिला देने से वाष्प दाब में जो कमी होती है उसे वाष्प दाब में अवनमन करते हैं। ठीक है। क्या बोले हम? विलायक में विलेय पदार्थ बताए थे कि कोई भी विलायक है उसमें यदि विलेय पदार्थ मिला देंगे तो वाष्प दाब में जो कमी होगी उसी को बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन का मतलब ही होता है कमी। ठीक है। आगे चलते हैं। विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। जो विलायक का वाष्प दाब है वह विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। क्यों? अब कैसे इसको समझेंगे? जैसे देखिए, विलायक कोई भी है, अब वो गर्म हो रहा है, मान लीजिए, चाहिए उसका वाष्प बनना है, किसी भी तरह से वाष्प बनना है, तो बहुत सारे वाष्प बनेंगे। लेकिन जब इसमें विलेय पदार्थ मिला देंगे कोई, तो वाष्प बनना कम हो जाएगा। जब वाष्प बनना कम होगा तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। तो जब किसी विलायक में विलेय को मिला देंगे तो विलयन हो जाएगा, और ऐसे विलायक रहेगा। तो उसी को कह रहा है कि विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट समझना है कि अगर हम मान लेते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कैपिटल पी है, शुद्ध यदि विलायक है उसमें कुछ मिला नहीं है तो उसका वाष्प दाब कैपिटल पी है। अब विलयन का वाष्प दाब पी एस है। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या हो जाएगा? पी माइनस पी एस अपन पी, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब बटा के हो जाएगा विलायक का वाष्प दाब। ठीक है। ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब का मान भी बढ़ जाता है। सॉरी, हाँ ठीक है। ताप बढ़ने पर P माइनस पी एस यानी कि वाष्प दाब में अवनमन का मान भी बढ़ जाता है। परंतु वैज्ञानिक वान बैबो के अनुसार, एक वैज्ञानिक है वान बैबो, उन्होंने बताया कि P यानी कि वाष्प दाब में अवनमन का मान अति तनु विलयनों के लिए हर ताप पर लगभग स्थिर रहता है। यानी जो वैज्ञानिक है वान बैबो, ये बताए कि जो वाष्प दाब में अवनमन, देखिए पी माइनस पी एस अपान पी का मतलब ही होता है वाष्प दाब में अवनमन। तो यदि ये बोला जाए तो ये वाष्प दाब में अवनमन बोला जाए, दोनों का मतलब होता है सेम। तो इनके अनुसार है यह है कि वाष्प दाब में अवनमन का मान अति तनु विलयन के लिए हर ताप पर लगभग स्थिर रहता है। यदि विलयन बहुत तनु होगा, उसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होगी, तो इसका मान क्या होगा? स्थिर रहेगा, सेम होगा। इसे ही वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं हम। यानी कि वाष्प दाब में अवनमन को ही हम बोल सकते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। कब? जब विलयन क्या होगा? बहुत तनु होगा, यानी विलेय की मात्रा बहुत कम होगी। इतनी बात क्लियर हुई कि वाष्प दाब में अवनमन होता क्या है। आगे देखेंगे राउल्ट का नियम। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, राउल्ट का नियम कहता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन यानी कि जो बताए थे P, ठीक है, P माइनस पी एस
अपान या बटा जो भी कर लीजिए पी। इसी को बोलते हैं वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यानी हम कह सकते हैं वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन तो ये होता है पी माइनस पी एस। देखिए कहीं जीरो भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है, पी नॉट बोलते हैं, पी जीरो। हम पी लिए हैं तो यहाँ पे पी नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, पी लिख देते हैं सीधे। ठीक है, तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या हो जाएगा, पी माइनस पी एस अपन पी। ठीक है, चाहे पी नॉट कर सकते हैं अपेक्षिक अवनमन के लिए, ठीक, थोड़ा सा बदल के। बाकी आप यदि पी माइनस पी एस अपन पी करते तो भी गलत नहीं होता। अब विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय का मोल प्रभाज पहले पढ़ चुके हैं कि विलेय का मोल बटा विलेय प्लस विलायक का मोल होता है। अब इन दोनों को रख देंगे, दोनों बराबर होता है राउल्ट के नियम अनुसार, यानी वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय के मोल प्रभाज के बराबर। तो ये सूत्र बन जाएगा, इस तरह से इसे कर लेंगे। तो राउल्ट का नियम ये है, इसे याद रखिएगा। फिर है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं भी पूछ लेता है, तो राउल्ट के नियम की सीमाएं देख लीजिए। राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील वैद्युत अन अपघट्यों के तनु विलयनों पर लागू है। जो राउल्ट का नियम है ना, ये केवल किस पे लागू होगा, अवाष्पशील वैद्युत अन अपघट। अन अपघट का मतलब जिसमें प्लस माइनस न होता, और ये किस पे लागू होगा, तो तनु विलयन पर लागू होगा, हमेशा ध्यान देना। राउल्ट का नियम केवल उन अवाष्पशील पदार्थ के विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं, यानी ऐसे विलेय पदार्थ पर यह लागू होगा विलयन के जिसमें विलेय को मिलाएं विलायक में, तो विलायक से वो क्रिया करके कोई नया प्रोडक्ट न बना दे। ठीक है, जो विलायक से अभिक्रिया न करे। इसके बाद है विलेय पदार्थ का संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। कोई भी विलेय पदार्थ है उसका संगुणन नहीं होना चाहिए और वियोजन नहीं होना चाहिए। तो इस पर जाके लागू होगा कौन सा, राउल्ट का। ठीक है, ये हो गया राउल्ट के नियम की सीमाएं। 3 पॉइंट आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में, राउल्ट के नियम क्या है, राउल्ट के नियम की सीमाएं बता। ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है राउल्ट का नियम तथा अणुभार में संबंध। तो इससे क्या होता है, आंकिक प्रश्न बन जाते हैं, कम बनते हैं पर बन जाते हैं, तो इसे भी ध्यान देना। तो राउल्ट का नियम और अणुभार में संबंध क्या होता है, इसे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। जैसे माना किसी प्रयोग में, हम मान लेते हैं कोई एक प्रयोग किए, विलेय की मात्रा स्मॉल डब्ल्यू, विलायक का विलेय का अणुभार स्मॉल एम। ठीक है, विलेय है कम होता है, ठीक है, तो यहाँ स्मॉल डब्ल्यू ले लिया। विलेय का अणुभार को यम से दर्शाते हैं, तो कम होता है विलेय, कोई स्मॉल एम हो तो विलेय का मोल क्या हो जाएगा, मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार। ठीक है, तो डब्ल्यू बटा यम हो जाएगा। इसी तरह विलायक का भार कैपिटल हम ले लेंगे, अब विलायक का अणुभार कैपिटल यम ले लेंगे, तो विलायक का मोल कितना आ जाएगा, तो मोल बराबर क्या होता है भार बटा अणुभार, तो डब्ल्यू बटा यम हो जाएगा। अब राउल्ट का नियम हम ये जानते ही हैं कि ये होता है। ठीक है, राउल्ट के नियम अनुसार अब हम यदि मान लेते हैं कि यदि विलयन बहुत तनु हो, वहां पर विलेय को नगण्य मान लिया, यानी हम मान लेते हैं कि जो विलयन है उसमें विलेय की मात्रा जो है कम है, ना के बराबर है ऐसा नहीं कि जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, जीरो मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि जीरो है, बहुत नगण्य है, नगण्य का मतलब बहुत थोड़ी सी मात्रा। ठीक है, हम रख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल एन के जगह पे, ये जो स्मॉल एन है इसके जगह हम जीरो रख देंगे, ये पी माइनस पी एस अपान पी बराबर है स्मॉल एन बटा कैपिटल एन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये हो जाएगा पी माइनस पी एस, यानी कि राउल्ट के नियम और अणुभार में संबंध। अब अणुभार यहाँ पे नहीं आया है, क्यों नहीं आया, अभी ये मोल है, क्या है, मोल है। तो आगे देखिए कैसे ये आएगा, तो देखिए पी माइनस पी एस बराबर यहाँ, तो हम जानते हैं यहाँ पर मोल निकाले हो ना, यहाँ हो जाएगा स्मॉल डब्लू बटा स्मॉल एम। ठीक, ये स्मॉल एन की जगह पे, कैपिटल एन की जगह पे क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्लू बटा कैपिटल एम। ऐसे यहाँ पे आप रख देंगे इसके जगह पे, ये भी फार्मूला आपका बन के तैयार हो जाए। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब देखिए इसी पर है आपका एक सवाल, आप इसे प्रैक्टिस करिएगा, मैं हिंट बस बता देता हूँ। देखिए दिया है 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलीन करने पर, देखिए स्टेप टू स्टेप आपको याद रखना है। देखिए 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में, तो कौन विलेय है कौन विलायक है ये तो पता हो गया।
जिसकी मात्रा कम होगी वह हो जाएगा विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक होगा वह हो जाएगा विलायक। तो 18 ग्राम जो दिया है वो किसकी मात्रा है? विलेय का, यानी कि स्मॉल डब्लू है। ठीक। ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में, यानी 100 ग्राम जो आपका है, 100 ग्राम जो है वो हो गया कैपिटल डब्लू। ग्लूकोज का यहाँ सूत्र की जरूरत पड़ेगा, C6 होता है, ठीक, H12 होता है, ठीक, O6 होता है। इससे अणुभार निकालना पड़ेगा, हम बता देते हैं, आपका डायरेक्ट आएगा 180, निकाल के चेक कर लेना, 180 है। ठीक। यहाँ जल है तो जल का भी जरूरत पड़ेगा, तो जल के लिए क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा, H2O। इसके लिए निकालेंगे तो 18। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पूरा मैं हल नहीं करने हो गया। करने पर 20 डिग्री, मान लीजिए अगर जरूरत पड़ेगा देख लेंगे। विलीन करने पर 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब। अब 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको दिया है, 20 डिग्री टेम्परेचर कितना दिया है? 20 डिग्री सेल्सियस। जल का वाष्प दाब इतना से घटकर इतना हो जाता है, यानी कि आपका जल का यानी विलायक का वाष्प दाब आपका कितना हो गया? P बराबर 17.53 कह लीजिए, चाहे 5-3 भी बोला जाता है, ठीक है, इतना हो गया। घट करके कितना हो जा रहा है? यानी PS, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब कितना हो गया? 17.22। ठीक है, हो जाता है। ग्लूकोज का अणु भार निकालिए, तो यहाँ से अणु भार आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 180 वैसे होता है, लेकिन उत्तर आएगा 183। हल करेंगे पता चल जाएगा। इस फार्मूले से चेक करेंगे इस, क्योंकि देखो P तो हमने दे दिया है, PS भी दे दिया है, निकल गया। कैपिटल एन का मान कहाँ से निकाल? कैपिटल डब्ल्यू बटा कैपिटल एम, यानी कि ये 100/18 कर देंगे। ठीक। और ये तो 18 है ही, तो इसको निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 183 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, इसे भी आप देख लीजिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्वथनांक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं क्वथन क्या होता है। किसी द्रव का वाष्प में बदलना। ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ नोट्स में। क्वथनांक क्या होता है, सबसे पहले उसे हमें समझना पड़ेगा क्वथन क्या होता है। किसी द्रव का वाष्प में बदलना क्वथन कहलाता है। ठीक है। और किस निश्चित ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी द्रव का वाष्प में बदलना क्वथन कहलाता है, और जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है उसे बोलते हैं उसका क्वथनांक। क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, यानी किसी द्रव के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसी को बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। आप सिंपल सी अगर मान लीजिए एक नंबर में पूछ देता है कि क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं किसी विलायक के क्वथनांक में वृद्धि होना क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। अब ये कैसे वृद्धि होगा इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम पीडीएफ की तरफ चलते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हम ये एक बर्तन लिए, इसमें हम विलायक डाल दिए, कोई भी विलायक हो। ठीक है, कोई भी विलायक हम रख देते हैं ऐसे। चलिए, विलायक हो गया। अब ये इसकी मान लेते हैं ऊपरी सतह है ऐसे। अब मान लीजिए इसको हम विलायक को गर्म करते हैं, तो गर्म करेंगे तो क्या होगा? वाष्प बन के इस वाष्प बन बन करके ऐसे बाहर की तरफ जाने लगेगा। ऊपर से नीचे से कहीं से भी जाएगा। ठीक है, ऊपर से भी जा सकता है, ऐसे जाएगा बाहर। अब मान लीजिए कि ये मान लीजिए पानी है, ये तो 100 डिग्री में ऐसा हो जाएगा। 100 डिग्री में सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में ऐसा हो जाएगा।
लेकिन इसी में हम कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देंगे तो इसके ऊपरी सतह पर क्या बन जाएगा, एक लेयर बन जाएगा। ठीक है, एक लेयर बन जाएगा। तो अब इसे 100 डिग्री पे जो हम गर्म कर रहे थे तो वाष्प बन रहा था, यानी कि द्रव से वाष्प में बदल रहा था। लेकिन हम इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए तो क्या होगा, वाष्प का बनना रुक जाएगा या कम होगा। और जैसे ही कम हुआ तो इसका मतलब टेम्परेचर और हमें बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए कि 100 से मुझे 110 कर देना पड़ेगा, तब जाके यह वाष्प बनेगा। अब इसका क्वथनांक पहले था 100, अब हो गया 110, तो क्वथनांक में वृद्धि हो गया कि नहीं हो गया। उसी को बोला जाता है क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक का। चलिए समझते हैं इसको अब यहाँ से। आप नोट्स बनाते रहिएगा, ऐसा नोट्स आपको कहीं भी यूट्यूब पर तो बहुत लोग पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसे नोट्स दे करके नहीं कि आपको पूरा मैटर लिखने को मिलेगा। समझा देंगे, समझ गए, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इतना मैटर फ्री में नहीं। तो चलिए देखते, देखिए किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो। एक ये परिभाषा, एक जो हम बताए थे सिंपल सा, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है तो उसका क्वथनांक। ये भी परिभाषा अच्छा है, आप चाहो तो इसे याद रखना। क्या होगा कि किसी द्रव का जो वाष्प दाब है वह वाष्प के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, बस यही कहने का। आगे, विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देने से उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। बात वही है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए थे तो वाष्प बनना कम हो गया था, तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाए यानी क्वथनांक उसका बढ़ गया। आगे लिखा है, हम जानते हैं कि विलायक में विलेय, यहाँ पे बना लेना विलेय पदार्थ मिला देने से विलायक सतह कुछ ढक जाता है। ठीक है, इससे वाष्प दाब घट जाता है। इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर करने के लिए कुछ और ताप बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार वाष्प दाब में अवनमन ही क्वथनांक का उन्नयन है। यह हाईलाइट पॉइंट देख लीजिएगा दूसरे कलर में। इस प्रकार वाष्प दाब में अवनमन ही क्वथनांक में उन्नयन का कारण है। भैया देखो, जब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अभी इसमें हम कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देंगे तो ऊपरी सतह पर क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। अब ढक जाएगा तो यहाँ से वाष्प बन के जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो यानी वाष्प दाब क्या हो गया, घट गया। हमें टेम्परेचर बढ़ा करके लाना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा, तो इसका क्वथनांक थोड़ा बढ़ जाएगा। तो बोलते हैं क्वथन या क्वथन का। नेक्स्ट देखते हैं, क्वथनांक में उन्नयन से अणुभार की गणना। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन से अणुभार की गणना कैसे करेंगे, तो ये सूत्र याद, यम बराबर 1000 kb इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान डेल्टा कैपिटल टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इस पे सवाल हर साल पूछा जाता है, 4 नंबर से मिस नहीं करना है, याद रखना है। और ये नीचे परिभाषा जो लिखा है इसे भी आपको याद रखना। इसमें देख लेते हैं, स्मॉल एम क्या है, विलेय का अणुभार है, केबी क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है, डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक कहेंगे किसे। देखिए, 1 किलोग्राम विलायक में, यानी 1 किलोग्राम विलायक है, किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए हम ये ले लिए 1 किलोग्राम पानी ले लिए भैया, 1 किलोग्राम यहाँ तक भर के समझ जाना बाकी। अब अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य, मान लीजिए इसमें कोई ऐसा पदार्थ मिला दिए जिसमें विद्युत अनअपघट्य हो, जिसमें प्लस माइनस ना हो। कितना गोले, 1 मोल गोल घोल घोल दिए। अब इसका क्वथनांक जितना बढ़ेगा उसी को बोलेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। ओके, थोड़ा रट्टा मार लेना बाकी। अब सवाल देख लीजिए, ग्लूकोज की एक जलीय विलयन जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में घुला है, तो विलेय और विलायक का भार मिल गया आपको, स्मॉल डब्लू 12, कैपिटल डब्लू 100। क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है, किसका भैया, विलयन का है। ध्यान देना,
विलयन का क्वथनांक है 100.34 डिग्री सेल्सियस है और शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक, तो कैसे करेंगे? स्मॉल डब्लू तो आपको मिल गया 12, कैपिटल डब्लू मिल गया 100 और क्वथनांक में वृद्धि डेल्टा टीबी का मान कितना निकल जाएगा? 0.34, क्योंकि 100.34 में से 100 घटा देंगे तो 0.34 बचा, कुछ नहीं बचा। मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है। अणु भार आपको दिया होगा, नहीं दिया है तो निकाल लीजिए। ग्लूकोज का बताए थे कि 180 होता है, रख देना। ठीक है, बाकी निकल जाएगा। केबी का मान पूछ रहा है। ठीक है, किसका नाम पूछ रहा है? केबी का मान। नेक्स्ट, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में 6 ग्राम पदार्थ 100 ग्राम जल में घुला है। स्मॉल डब्लू 6, कैपिटल डब्लू 100 का क्वथनांक इतना डिग्री सेल्सियस है। तो ये इतना डिग्री सेल्सियस किसका है? विलयन का है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। केबी का मान यहाँ पर दिया है 100। देखो कैसे पता चलेगा कि 100 होता है? भैया यहाँ पर लिखा है जल, जल का रंग जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। यहाँ से निकल जाएगा। सब चीज तो बता ही दी, अब बचा क्या? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिमांक का अवनमन। तो देखिए हिमांक का अवनमन क्या होता है, पहले की तरह है। थोड़ा सा देखिए, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है इस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। अब दूसरा एक सिंपल सा हमारा परिभाषा है, किसी द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। यार ध्यान से सुनिए, किसी द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। जिस निश्चित ताप पर द्रव ठोस में बदलता है उसे उसका हिमांक कहते हैं। हिमांक मतलब बर्फ होता है। हिमांक का मतलब होता है, हिम मतलब होता है बर्फ, हिमांक का मतलब जिसपे बर्फ बनता है। अब वही चीज है, जब किसी विलायक को ठंडा किया जाता है ये भैया, तो उसका वाष्प दाब घटने लगता है। जब ठंडा करवा तो वाष्प बनेगा ही नहीं, तो घट ही जाएगा। एक ऐसी अवस्था आती है कि बर्फ का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। अब यहाँ देखिए विलायक लिखा है ना, तो यहाँ पे जल कर लेना है, विलायक की जगह पे जल, ताकि यहाँ पे बर्फ लिखा है तो जल सही बनेगा, तो इसलिए कर लेंगे। ठीक है, यानी जब किसी जल को ठंडा किया जाता है तो उसका वाष्प दाब घटने लगता है। एक ऐसी अवस्था आती है कि बर्फ का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। इसी अवस्था को ही हिमांक कहते हैं। ठीक है, विलायक में विलेय पदार्थ को मिला देने से वाष्प दाब में अवनमन के कारण ही हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यह है आपका हिमांक में अवनमन से विलेय का अणुभार, जो पहले आप देखे थे वही है। बस थोड़ा सा यहाँ पे केबी की जगह के एफ हो गया, बाकी सारा चीज यहाँ से देख सकते हैं। परिभाषा भी वही होगा, 1 किलोग्राम में मिलाने पर अवनमन हो जाएगा। परिभाषा भी सेम सेम है पहले के जैसा, जो कि आप यहाँ पे देखे थे, यहाँ पर देखे थे। ठीक है, थोड़ा सा अक्षरों का अंतर है, उसे देख लीजिए। ठीक है, बाकी इस पे आधारित जो आंकिक प्रश्न है किसी अन्य वीडियो में बताएंगे, ये विशेष को ध्यान दीजिएगा। इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और हम लोग क्या करेंगे, एक अगला वीडियो आएगा तो उसमें सारे आंकिक प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, चलिए ये नोट्स वगैरह देख लीजिए। चलिए, तो क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।